मणिपुर में देखा गया वायलेंस बड़े लेवल पर मणिपुर के अंदर हिंसा देखी गई, जैसा कि आप फ़ोटोज़ के अंदर देख सकते हो। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन आर्मी है जो रेस्क्यू कर रही है लोगों को सेफ जगह पे ले जाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो भी वायलेंस हुआ है मणिपुर में, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ पर है कि काफ़ी सारे क्लैशेस हुए मणिपुर के अंदर, और ये क्लैशेस काफ़ी वायलेंट थे, क्योंकि जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उसने डायरेक्ट करा था मणिपुर गवर्नमेंट को कि आप परस्यू करिए, आप कंसीडर करिए 10 ईयर ओल्ड रिकमेंडेशन को, यानी कि 10 साल पहले की जो सिफारिश दी गई थी उस पर आप विचार करिए। ये सिफारिश दी गई थी STDCM के द्वारा। STDCM का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, यानी कि ये वो कम्युनिटी है जो डिमांड करती है कि किसी समुदाय को आप शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे सकते हो, और अगर किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाएगा तो सरकार इस कम्युनिटी पे स्पेशल फोकस करेगी, इसके वेलफेयर पे, और काफ़ी सारे इनको रिसोर्सेज वगैरह मुहैया कराए जाएंगे और काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इस डायरेक्शन के बाद हाई कोर्ट के काफ़ी सारा वायलेंस हुआ, वायलेंस और बढ़ गया, क्योंकि जो एट सम है, जिसको ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर कहा जाता है, इसने एक रैली ऑर्गेनाइज करी, ट्राइबल सॉलिडेरिटी रैली, और इस रैली में ये आरोप लगाए गए, ये एलिगेशंस लगाए गए कि ये जो मूव है ST का स्टेटस देने की, ये गलत है, और इसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट देखे गए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मणिपुर के अंदर फायर इंसिडेंट देखे गए। तो आज की वीडियो में हम रूट कॉज जानेंगे, जो भी ये वायलेंस हुआ है उस वायलेंस के पीछे के क्या कारण हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्री एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ILP पूछा जा सकता है इसी न्यूज़ के बैकग्राउंड में कि इनर लाइन परमिट क्या है। इसके अलावा लोकुर कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्या 5 कंडीशन बताई हैं इस कमेटी ने किसी भी समुदाय को ST का स्टेटस देने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब बनाने के लिए या उसका स्टेटस देने के लिए। इसके अलावा मैती ट्राइब्स कहाँ से संबंधित हैं, ये मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। और मेंस के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या इशूज़ चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, कैसे उन मुद्दों को हम सुलझा सकते हैं, आपकी उन मुद्दों पे क्या राय है। ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर जब बात वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की हो रही हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया का, और वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी तो जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उन पे भी स्टेबिलिटी देखी जाएगी, और उसके लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मणिपुर और ये है इसकी कैपिटल इम्फैल। ये है म्यांमार जिससे इसकी बाउंड्री मैच करती है। ये ऊपर है नागालैंड, नीचे है म्यांमार इसके साउथ में, और ईस्ट में है असम और मिज़ोरम। तो मणिपुर जो स्टेट है वो एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह देखा जाता है, और जो इम्फैल वैली है उसको एक बैटल फील्ड के रूप में देखा जाता है। ये है मणिपुर जो एक स्टेडियम है, और ये है इम्फैल वैली जो एक प्ले फील्ड है। वैली क्या होती है, तो वैली एक लो एरिया होता है जो पहाड़ियों के बीच में और माउंटेन के बीच में होता है। ये हैं माउंटेन्स, ये हैं माउंटेन्स, इनके बीच का जो एरिया है इसी को कहा जाएगा वैली। और वैली में जितने भी लैंड मासेस हैं उन लैंड मासेस में लोग रहते हैं मणिपुर में। जो इम्फैल वैली है उसका एरिया 10% है मणिपुर का, और इम्फैल वैली में जो भी लैंड मासेस हैं वहाँ पर मेती रहते हैं, और ये मेती नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ये मणिपुर की पॉपुलेशन में 64% हैं। लेकिन 40 जो सीट्स हैं स्टेट की असेंबली में वो इम्फैल वैली से आती हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मणिपुर के अंदर टोटल 60 सीट्स हैं असेंबली में, तो 40 जो MLA हैं वो इम्फैल वैली से आते हैं, और बाकी 20 MLA जो हैं वो रिमेनिंग एरिया से आते हैं। तो इसीलिए इम्फैल वैली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है मणिपुर की पॉलिटिक्स में। मणिपुर में जितनी भी हिल्स हैं, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, वो 90% जोग्राफिकल एरिया को कवर करती हैं, और यहाँ पर 35% से ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं, और ये ट्राइब रिकॉग्नाइज हैं, यानी कि सरकार के द्वारा इन्हें रिकॉग्नाइज करा गया है, इन्हें मान्यता दी गई है इन ट्राइब्स को। यहीं से 20 MLAs आते हैं असेंबली में, यानी कि इस वाले एरिया की बात हो रही है मणिपुर वैली की, इम्फैल वैली को छोड़ के। इस एरिया के अंदर से 20 MLAs आते हैं, और यहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, और ये ट्राइब्स रिकॉग्नाइज हैं, सरकार के द्वारा इन्हें मान्यता
दी गई है ट्राइब्स की। मेतीस के अंदर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज़ की है, इसके बाद मुस्लिम्स हैं, और जो 33 रिकॉग्नाइज ट्राइब्स हैं जिन्हें सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है उनको ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है 2 कैटेगरीज में। पहली है एनी नागा ट्राइब्स, एनी कुकी ट्राइब्स। और नागा ट्राइब्स में और कुकी ट्राइब्स में अधिकतर जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। बात यहाँ पे ये उठती है कि मेती क्यों डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस की। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड्स कमेटी ऑफ मणिपुर इसने डिमांड करी थी 2012 में कि मेतीस को एसटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि मेतीस एक ट्राइब्स थे 1949 से पहले, जब मणिपुर को इंडिया के अंदर नहीं मिलाया गया था। क्योंकि एसटी का स्टेटस देने के बाद मेतीस कम्युनिटी को काफ़ी सारे सेफगार्ड मिलेंगे, उनके कल्चर प्रिजर्व होंगे, उनके ट्रेडिशन प्रिजर्व होंगे, और उनकी लैंग्वेज जो है मेतीस उसको भी संरक्षण मिलेगा। मेतीस का यहाँ पर कहना है कि हमारी पॉपुलेशन 59% थी 1951 में, ये घट के 44% हो गई ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया। और इसीलिए हम धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो रहे हैं अपने पूर्वजों के लैंड्स में, और इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की, क्योंकि यहाँ पे जो आउटसाइडर आ रहे हैं वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं और हमारे ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं, जो ज़मीन जायदाद हमारे एंसेस्टर की है। और जो इम्फाल वैली है वो श्रिंक हो रही है, वो कम हो रही है, और इन लोगों को यहाँ पे फेयर भी है ये कहीं ग्रेटर नागालैंड नहीं बन जाए, और अगर ग्रेटर नागालैंड बनेगा तो जो मणिपुर का एरिया है वो कम होगा। ठीक है, एक रीज़न ये भी है कि जो एसटी की डिमांड उठ रही है और डिमांड काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई है आज के कुछ दिनों में, तो नागा ने और कुकी मूवमेंट चले नॉर्थ ईस्ट में, जिसकी वजह से जो मैती नेशनलिज्म है उसको एक बूस्ट मिला। देखिए, मणिपुर के अंदर दिसंबर 2021 से पहले आईएलपी सिस्टम नहीं था। आईएलपी सिस्टम को बोला जाता है इनर लाइन परमिट। पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इनर लाइन परमिट एक पास होता है एंटर करने के लिए और स्टे करने के लिए किसी भी एरिया में जहाँ पे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाता है। प्रेजेंटली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम के अंदर इनर लाइन परमिट सिस्टम है, और दिसंबर 2021 के बाद से मणिपुर में भी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये सिस्टम कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा लाया गया था सेपरेट करने के लिए ट्राइबल पॉपुलेटेड हिल एरियाज़ को प्लेन एरियाज से। और ये जो आईएलपी सिस्टम है इसका ओरिजिन होता है BEFR 1873 से, जिसको द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। आईएलपी सिस्टम लाया गया था कि जो आउटसाइडर हैं उनको यहाँ पर रोका जाए पार्टिकुलर एरिया के अंदर, जिससे जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो यहाँ पर नहीं हो, पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आए। क्योंकि कोई जब बाहर से आएगा इन एरियाज़ में तो यहाँ की जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस देखा जाएगा, जिसको हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 2006 और 2012 के बीच के दौरान डिमांड उठी थी आईएलपी की मणिपुर के अंदर, क्योंकि ये हेल्प करता है आउटसाइडर को रोकने के लिए। क्योंकि कुकी जोमी जो लोग हैं, कुछ लोग म्यांमार में भी रहते हैं, वहाँ पे डर था कि इनका फ्री मूवमेंट कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस न लाए मणिपुर के अंदर, यानी कि जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है मणिपुर में उसमें चेंजेस ना आए। ये है आईएलपी पास, इनर लाइन परमिट पास। और मेतीस के द्वारा यहाँ पे कहा जाता है कि जो मणिपुर की पॉपुलेशन है इसकी ग्रोथ रेट में एक जंप देखा गया। 12.8% 1941 में ये ग्रोथ थी, जो बढ़कर 35.04% हो गई 1951 और 61 में, और फिर 37.56% देखी गई 1961 और 71 में। तो एक बहुत बड़ा जंप देखा गया यहाँ पे ग्रोथ रेट में मणिपुर की पॉपुलेशन की। अब बात यहाँ पे उठती है कि क्यों मेतीस के पास ये स्टेटस नहीं होना चाहिए, या क्यों हम मेतीस को ये स्टेटस नहीं दें। देखिए, अभी तक हमने एसटी स्टेटस के फेवर में बात करी थी कि हाँ मेतीस को एसटी स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो अगेंस्ट में है मेतीस के स्टेटस के। देखिए, यहाँ पर कहना है कि जो मेतीस हैं उनके पास डेमोग्राफिक एडवांटेजेस भी है और उनके पास पॉलिटिकल एडवांटेजेस भी है, और वो एकेडमिक लेवल पर भी काफ़ी एडवांस हैं। अब देखिए, यहाँ पे डेमोग्राफिक एडवांटेज क्यों कहा गया। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन से। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 53% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर, यानी कि मेतीस की जो जनसंख्या है मणिपुर में वो 53% है, मोर देन 50%। तो इसीलिए ये एक डेमोग्राफिक एडवांटेज के रूप में देखा जाता है।
और कहा जाता है कि मेतीस की जो पॉपुलेशन है वो हाइयर है अगर हम कंबाइन कर दें नागास की पॉपुलेशन को और कुकीज़ की पॉपुलेशन को। इसका मतलब ये है कि मेतीस जितने हैं उतने नागास और कुकीज़ मिलाकर भी नहीं होंगे, तो इसीलिए इनके पास एक डेमोग्राफिक एडवांटेज है। और इनके पास पॉलिटिकल एडवांटेज भी है। पॉलिटिकल एडवांटेज कैसे है कि लैंग्वेज जो है मेती की वो इंक्लूड है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, उन 22 लैंग्वेज में से भी एक लैंग्वेज है मेती, तो इसीलिए इनके पास पॉलिटिकल एडवांटेज भी है और फिर एकेडमिक लेवल पर भी साउंड है। तो फिर इनको यहाँ पर एसटी का स्टेटस क्यों ऐसा कहा जाता है ट्राइबल्स लोगों के द्वारा। नागास और कुकीज़ कहते हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है कि 90% ऑफ द स्टेट जोग्राफिकल एरिया है हमारे पास, यानी कि जितना भी एरिया है मणिपुर में उसमें 90% ट्राइबल एरिया है। लेकिन जो बजट है और जो डेवलपमेंट वर्क है वो मेनली फोकस करता है मेती डोमिनेटेड इम्फेल वैली पर, यानी कि डेवलपमेंट वर्क और बजट मेनली फोकस करता है इम्फेल वैली पर, ना कि जो हिल एरिया है, जो अदर ट्राइबल एरिया है बचा हुआ मणिपुर का। ऐसा कहा जाता है कुकीज़ के द्वारा और नागास के द्वारा। देखिए रिसेंट जो अनरेस्ट हुआ मणिपुर के अंदर उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। हाल ही के दिनों में जो एसटी के स्टेटस की डिमांड थी मेतीस के लिए वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई थी और एक वाइड डिवाइड देखा जा रहा था मेतीस के बीच में और ट्राइबल्स के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ पर कहना था, क्योंकि ट्राइबल्स ग्रुप्स का यही कहना था जिसमें कुकीज़ और नागा शामिल हैं कि 40% है हम स्टेट की पॉपुलेशन का, यानी कि 40% है मणिपुर की पॉपुलेशन का, लेकिन हम मणिपुर की स्टेट असेंबली में अंडर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं क्योंकि ओनली 20 MLAs आते हैं हिल एरिया से और इम्फेल वैली से 40 MLAs आते हैं। टोटल 60 सीट्स हैं मणिपुर स्टेट असेंबली में। और उनके अगेंस्ट में मेतीस लीडर कहते हैं, मेतीस लीडर यहाँ पे एलिगेशंस लगाते हैं कि जो चूरा चंद्रपुर है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहाँ पर काफ़ी सारे विलेजेस जो हैं वो बसने लगे हैं जब से म्यांमार में कूप हुआ है 2021 का। 2021 का म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है, इस तख्ता पलट के बाद बड़े पैमाने पर गांव जो है वो बस रहे हैं चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये है चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट और ये है म्यांमार। 2021 के बाद ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि काफ़ी सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं वो यहाँ पर आए और वो सेटल्ड हुए। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट वायलेंट प्रोटेस्ट तब हुआ जब इविक्शन करा गया, बर्खास्त करा गया रेजिडेंट्स को। ये रेजिडेंट एक कुकी विलेज के थे और जो 38 विलेजेस हैं चूरा चंद्रपुर और खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में उनको इलीगल सेटलमेंट घोषित कर दिया गया। कुकी ग्रुप का कहना है, उनका क्लेम यहाँ पर यह है कि जितने भी सर्वे जो हुए हैं हमारे खिलाफ और हमें यहाँ से इविक्शन करा गया है, ये वॉल्यूशन है आर्टिकल 371C का, क्योंकि कुकीज़ को अधिकार है वो रेजिडेंट्स हैं हिल एरिया के और इसीलिए दोनों के बीच में यहाँ पे एक वायलेंट अनरेस्ट देखा जा रहा है। और इसी देखिए चूरा चंद्रपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुकी जोमी जो हैं वो काफ़ी डोमिनेटेड हैं, ये डोमिनेटेड कम्युनिटीज़ हैं और ये म्यांमार का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, म्यांमार का बॉर्डर मिलता है यहाँ से। मोस्टली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है चूरा चंद्रपुर में और ये इंडिया का सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पुअरेस्ट ज़िला है एज़ पर पंचायती राज मिनिस्ट्री इन 2006। 2015 में जब मेतीस डिमांड कर रहे थे कि ILP सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाए इम्फेल सिटी में, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करा जा रहा था कुकीज़ के द्वारा जो चूरा चंद्रपुर में रह रहे थे, वो काउंटर कर रहे थे इस डिमांड को। देखिए मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन मणिपुर को मेनली डिवाइड करा जाता है 2 पार्ट्स में, एक है वैली और दूसरा है हिल्स डिस्ट्रिक्ट। वैली डिस्ट्रिक्ट्स में इम्फेल ईस्ट, इम्फेल वेस्ट, थोबल, बिश्नोईपुर, कपचीन, ये कुछ पार्ट हैं। यहाँ पे कंगले पाक किंगडम था और इस किंगडम के अंदर निंगथौजा डायनेस्टी रूल करती थी। और जब कंगले पाक किंगडम यहाँ पे मणिपुर के अंदर मौजूद था तो ब्रिटिश ने इनसे कहा कि आप जो है हमारे अंडर आ जाओ, हम तुम्हारे प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, यानी कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे कोई भी तुम पर जब आक्रमण होगा। नागा ट्राइब्स का, ये नागा ट्राइब नॉर्दर्न हिल्स आते थे जो रिपीटली रेड करते थे कंगले पाक किंगडम के अंदर। और ब्रिटिश ने यहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया मणिपुर में और वो कुकी जोमी लोगों को लेकर आई कुकी चिन हिल से जो बर्मा में है, प्रोटेक्ट करने के लिए वैली को, जो भी मणिपुर में प्लंडर होनी थी उन प्लंडर को रोकने के लिए। और इसीलिए कुकीज़ जो है वो नागास की तरह ही फाइट करते थे और इसीलिए महाराजा जो है वो उनसे परेशान थे नागा से। उन्होंने लैंड दे दिया था कुकीज़ लोगों को शील्ड करने के लिए इम्फेल वैली को।
तो इसीलिए यहाँ पे जो भी हिल कम्युनिटीज़ है और जो मेतीज़ हैं उनके बीच में एथनिक टेंशन है जब से किंगडम वहाँ पे मौजूद था। और कुकी जोमी जो ग्रुप्स है उसको 1990s में मिलिटराइज़ करा गया, वो एक मिलिट्री के रूप में तब्दील हो गए और डिमांड करने लगे एक स्टेटस की जिसका नाम है कुकी लैंड। तो ये यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड था मणिपुर वायलेंस के बारे में। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है ये देखते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे सजेस्ट करा जाता है। देखिए, लोकुर कम्युनिटी बैठी थी 1965 की, जो कहती है कि अगर आप किसी कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस देना चाहते हैं तो कुछ 5 क्राइटेरियाज़ हैं, उनको पहले इवेलुएट करें। इन 5 क्राइटेरिया में से है पहला प्रिमिटिव ट्रेड्स है, कि जिस कम्युनिटी को आप स्टेटस देना चाहते हैं उसको देखें, उसके लक्षण देखें। ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण, प्रिमिटिव्स का मतलब होता है प्राचीन, कि इसके क्या प्राचीन लक्षण हैं, वो कितनी प्राचीन है, उसका ओरिजिन कैसे है, ये चेक करा जाए। दूसरा डिस्टिंक्ट कल्चर, कि जो भी कम्युनिटी है जिसको एसटी का स्टेटस दिया जा रहा है वो कितने डिस्टिंक्ट हैं, उनके कितने डिफरेंस रूल हैं, कितने टर्म्स हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न्स कैसा है, ये देखा जाए। इसके अलावा जोग्राफिकल लेवल पर कितने आइसोलेट्स हैं, यानी कि जिस कम्युनिटी को स्टेटस दिया जा रहा है उस कम्युनिटी के लोग कितने फैले हुए हैं पॉपुलेशन के रूप में, कैसे कैसे इलाकों में वो फैले हुए हैं। इसके अलावा वो कितनी शाइनेस करते हैं कॉन्टैक्ट में, यानी कि जिस कम्युनिटी को आप स्टेटस दे रहे हो उसके लोग कितना शर्मीलापन महसूस करते हैं जब वो किसी दूसरी कम्युनिटी से मिलते हैं जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज होती है, और ये लोग कितने पिछड़े हुए हैं, यानी कि इनकी प्रोग्रेस कम है नॉर्मल लोगों से। तो ये 5 क्राइटेरिया चेक करें जब भी आप किसी को एसटी का स्टेटस दें, ऐसा रिकमेंड करा गया लोकुर कमेटी ने 1965 में। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्राइटेरिया को इवेलुएट करने के बाद ही यहाँ पे डिसीजन लिया जाए, सभी ग्रुप्स के मेन लीडर को शामिल करके, सबका पार्टिसिपेशन शामिल करके, ये कुछ यहाँ पे हम लेके स्टेप चल सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल हैं। इन 12 शेड्यूल में से 2 शेड्यूल रिलेटेड हैं ट्राइबल पॉपुलेशन से। 5th और 6th शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़, और कुछ अदर ट्राइबल एरियाज़ हैं आसम में, मेघालय में और त्रिपुरा में और मणिपुर में। इसके अलावा बाकी पहला शेड्यूल टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में, दूसरा इमोलमेंट्स के बारे में, तीसरा ओथ के बारे में, कैसे ओथ दिलाई जाती है पीएम प्रेसिडेंट। 4th शेड्यूल के अंदर राज्यसभा में कैसे सीट एलोकेट होगी। 5th और 6th शेड्यूल मैंने बता दिया। 7 में फेडरल लिस्ट है, यानी कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। 8 में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9 में है लैंड रिफॉर्म्स और 10th है डिफेक्शंस। और 11 और 12 है म्यूनसिपालिटी के लिए, पंचायत के लिए और म्यूनसिपालिटी के लिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो शेड्यूल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था जो था 5th शेड्यूल, कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया 5th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। जैसे बी वाला लिखा है कि ये लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी क्रिएट करेगा 5th शेड्यूल में। सी वाला कह रहा है कि दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, कि अगर एक एरिया को 5th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो वो यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। बी वाला ऑप्शन कहता है कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे खुद रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे एक बॉडी के द्वारा। और ए वाला कहता है कि ये प्रिवेंट करता है, रोकता है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ट्राइबल पीपल से टू नॉन ट्राइबल पीपल, यानी कि अगर एक ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लैंड को रोकता है किसी दूसरे को जब वो दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफरिंग है लैंड की उसको रोका जा सकता है कि अगर लैंड को ट्रांसफ़र करा जा रहे हो ट्राइबल लोगों से नॉन ट्राइबल को। तो देखिए, ये जो वाला जो शेड्यूल है वो ट्राइबल लोगों के बारे में बात करता है, और इन सभी ऑप्शंस के अंदर ट्राइबल्स पीपल की जो बात हो रही है वो ऑप्शन ए में हो रही है। तो इसीलिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये कुछ हम एलिमिनेशन के बेस पर भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बी वाले में बात हो रही है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी की, सी वाले में तो यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, ऐसा तो प्रोविज़न पढ़ा ही नहीं है, ना हमने कभी पढ़ा है शेड्यूल के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन तो काफ़ी एक्सट्रीम है, तो ये नहीं है। और जो डी वाला है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे दिया जाएगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए। तो ये क्वेश्चन था जो यूपीएससी में पूछा गया था। हालांकि हम सारे शेड्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट वगैरह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम थोड़ा शेड्यूल देख लेते हैं, अदरवाइज़ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए फिर बहुत वक्त चाहिए होता है। हम कुछ एलिमिनेशन के बेस पर और कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके भी यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हैं।